आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज 31 मई के दिन हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है ना, हर प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न कहता क्या वो जानेंगे और प्रश्न में और विशेष तथ्य क्या है उनको भी जानेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, इसका पहला प्रश्न हमारा है कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। क्या है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्या प्रश्न है कि वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मतलब विश्व भूख दिवस, मतलब विश्व भूखा दिवस अर्थात कह सकते हो। हंगर वाले भूखा होता है, वर्ल्ड संसार डे मतलब दिन। ठीक है, तो विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। बात कर लेते हैं बेटा, वर्ल्ड हंगर डे जो है ये बेटा मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाता है बेटा, वर्ल्ड हंगर डे जो है ये हर वर्ष 28 मई के दिन मनाया जाता है, जिससे लोग समझ सके, हर चीज जान सके कि खाने अन्न को अधिक बर्बाद न करें। अगर अन्न बचता है तो उसको सेफ्टी से यूज करें, कम से कम इस्तेमाल करें, इनसे क्या हो अन्न बेकार ना जाए, मतलब कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। ठीक है, इसीलिए क्या आता है हर 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और हल्का जानते हैं वर्ल्ड हंगर डे के बारे में, तो बेटा वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाता है बेटा, वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है, कहीं 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल, क्या होता है ये हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। अगर बेटा बात किया जाए वर्ल्ड हंगर डे कब शुरू किया गया था, 2011 में शुरू किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट है तो बेटा ये विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट का एक पहल है। अगर बेटा बात करें वर्ल्ड हंगर डे 2024 की थीम क्या थी, क्या थीम थी इसकी, जो थीम थी वो थी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। क्या थीम थी, थ्राइविंग मदर्स। ठीक है नहीं, थ्राइविंग वर्ड्स मतलब संपन्न माताएं संपन्न विश्व। क्या बेटा इस बार थीम थी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, मतलब संपन्न माताएं संपन्न विश्व। ये क्या बेटा था, ये बेटा इस साल की थीम थी, जिसकी थीम थी बेटा वर्ल्ड हंगर की थीम क्या थी, संपन्न माताएं संपन्न विश्व। ठीक है ना बेटा, इस साल की वर्ल्ड हंगर डे की ये थीम थी कि अगर माताएं संपन्न रहेंगी तो विश्व भी संपन्न रहेगा। ठीक है बेटा, इस साल की ये थीम थी। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DRDO। क्या प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। DRDO का नाम होता है, ठीक है नहीं, क्या क्या है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, वो कौन बड़ा अध्यक्ष है, तो गौर करेंगे जो जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। क्या बता नाम है, DRDO के जो अध्यक्ष है जिनका कार्यकाल क्या क्या 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। क्या बता इनका जो कार्यकाल है तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कौन बता है बेटा, वो है डॉक्टर समीर वी कामत, जो DRDO का अध्यक्ष वर्तमान कौन है, वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखते हैं डॉक्टर समीर वी कामत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा से ध्यान देना। तो केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, क्या होता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यही DRDO का क्या होता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो ये है DRDO के फुल फॉर्म के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या क्या गया है, बढ़ा दिया गया। सरकारी आदेश के अनुसार, क्या होता है, सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक अब क्या रहेंगे, DRDO के प्रमुख रूप में अपना वर्तमान पद पर बने रहेंगे। क्या होता है, जो डॉक्टर कामत है वो अब 31 मई 2025 तक क्या रहेंगे, DRDO के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है ना, बाकी उनका जो कार्यकाल था वो 31 मई 2024 तक ही था, परंतु क्या बेटा किया गया, कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया। कितना कर दिया गया था, अब इनका कार्यकाल जो है कर दिया गया है 31 मई 2025 तक कर दिया गया। ठीक है, 31 मई 2024 तक था, परंतु उनका कार्यकाल बढ़ा कर दिया गया है 31 मई 2025 तक कर दिया, तो 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, बात हो गई तो कामत बेटा अगस्त 2022 में, कब अगस्त 2022 में बेटा DRDO के सर्वोच्च पद पर बेटा उनको नियुक्त किया गया था, और उनको 31 मई कब तक 2000 तक क्या बेटा होना था, इनको सेवा निवृत्त होने गया था। ठीक है, क्या बेटा इनको अगस्त 2000 का 22 में DRDO का बनाया गया था। इसी साल 2024 में 31 मई को इनको
अपने पद से इस्तीफा देना था। तो भारत सरकार द्वारा उनका पद को 1 वर्ष क्या होता है 1 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया था। उनका काल जो है वो 31 मई 2025 तक कर दिया गया। ठीक है ना, कितना कर दिया गया तो 31 मई 2025 तक कर दिया गया है। कौन DRDO कहते थे, तो DRDO के अध्यक्ष उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट देखिए क्या कहता हमारा बेटा वो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। क्या कहता था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया। क्या क्या है, पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है बेटा भारत देश ने कहाँ पे किया है बेटा, इसको भारत देश ने किया है जो डिजिटलीकरण किया बेटा भारत विदेशी बेटा डिजिटलीकरण है, उसका नाम है ओमान देश। क्या क्या था, ओमान देश बेटा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पहला अपना विदेशी का डिजिटलीकरण बनाया। कौन सुना है बेटा, वो है ओमान देश को इन्होंने बनाया। ठीक है ना, आओ हल्का चर्चा कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ध्यान देना बेटा, थोड़ा गौर करना थोड़ा से। क्या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में क्या बेटा, ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। तो प्रवासी अभिलेखों का पहला इन्होंने डिजिटलीकरण कर दिया। ठीक है, और हम चर्चा करते थोड़ा से ध्यान देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI और मस्कट में क्या था, मस्कट में भारतीय दूतावास में ओमान में प्रवासी क्या था, ओमान में प्रवासी भारतीयों के ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए अपनी तरह की पहली परियोजना पूरी की। क्या था, उन्होंने जो ओमान जो भारतीय प्रवासी रहते थे बेटा उनकी जानकारी बेटा उसको पूरी इकट्ठा की और उसको क्या बेटा उसको डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है ना बेटा, तो इस परियोजना का जो शीर्षक था क्या, उसका जो शीर्षक क्या था, ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखी विरासत है। क्या था बेटा, तो जो परियोजना नाम उसका थी ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखी क्या था बेटा विरासत। क्या यही इसकी शीर्षक था। क्या शीर्षक था, ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखी विरासत है। तो यह परियोजना कब से कब तक चली थी, डेवलपमेंट 19 मई से 27 मई 2024 तक जारी थी। कब तक जा रही थी, 19 मई से 27 मई तक जा रही थी। ठीक है, और बात कर तो इस परियोजना में क्या गुजरात के 32 प्रमुख भारतीय परिवार शामिल थे। क्या था बेटा इस परियोजना में गुजरात के 32 भारतीय प्रमुख परिवार शामिल थे। ओमान में इन परिवारों की मौजूदगी कब से बेटा, इनकी मौजूदगी 250 साल पुरानी बताया जाता है। बताया रही 250 साल इनकी परिवारों की मौजूदगी को बताया जा रहा है। ठीक, क्या हो गया है बेटा, कहाँ पे किया गया, ये ओमान में बेटा डिजिटलीकरण किया गया है। ठीक नहीं, सब क्लियर होगा। क्या शीर्षक सकता तो ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखी विरासत कब से कब तक था, तो 19 मई से 27 मई तक था। कितने बड़े भारतीय परिवार थे हम गुजरात के थे, 32 भारतीय परिवार थे। कितने साल पुराना तैयार है बताइए, 250 साल पुरानी बताई जाती है। ठीक है ना, अगला ऑप्शन देखेंगे वो नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये है 2023 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड डैश को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया मतलब, जो 2023 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड होता वो किसको प्रदान किया गया है, जो UN 2023 का जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार है वो दिया गया है राधिका सेन को। इसको दिया मतलब वो दिया गया है राधिका सेन को 2023 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया। क्यों दिया गया तो राधिका सेन को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आओ हम लोग चर्चा करते हैं राधिका सेन के बारे में। भारतीय महिला क्या था, भारतीय महिला शांत सैनिक मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया तो इनको प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया, इसको मेजर राधिका को सम्मानित किया। ठीक है ना, बात करें तो मेजर राधिका सेन ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्त्रीकरण संघ के साथ काम किया। काम किया तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्त्रीकरण संघ क्या काम किया था। उन्हें 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस के अवसर पर यह सम्मान प्राप्त होगा। क्या बता दिया गया, इनको दिया गया है बेटा सम्मान को 30 मई को भी हाल ही में दिया गया। ठीक है, कल इनको क्या किया गया, इनको 30 मई को ही इनको यह सम्मान दिया गया है।
किसको दिया गया है? ये अमेरिका राज्य का सेल को दिया गया, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे आप बता रहा है, क्वेश्चन मार्क लाइए। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत डैश 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 में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। क्या प्रश्न है? गेल ने, भारतीय कंपनी गेल है ना, गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत डैश 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 में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। तो वो जहाँ चालू किया था उस देश का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम? उसका नाम है मध्य प्रदेश में गेल ने बेटा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। जहाँ पर शुरुआत की था मध्य प्रदेश में शुरुआत की। बेटा मध्य प्रदेश की कहाँ शुरुआत की है उसको आप देख लेते हैं, ध्यान देना करता हूँ। बेटा मध्य प्रदेश के गुना जिला, क्या बेटा? मध्य प्रदेश के गुना जिला के विजयनगर में, क्या बेटा? विजयनगर में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या बेटा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ठीक है, क्या है? गेल द्वारा पहले हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना बेटा। यह नई वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या है कदम बेटा, एक नई बेटा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में क्या है महत्वपूर्ण कदम है। और उसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप बेटा क्या इसको किया गया है? स्थापित किया गया, ठीक है। से क्या हो बेटा कि एक हमको अलग से प्रकार से ऊर्जा के रूप में हमको पास अवेलेबल रहे, ठीक है ना। यह हरित संयंत्र 10 मेगावाट पाईएम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर इकाइयों के माध्यम से कितना रहेगा? 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन का उत्पादन करे। कितना उत्पादन करेगा? तो ये 4.3 टीपीडी क्या करेगा? हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। कितना मेगावाट का? तो ये 10 मेगावाट पीई मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का बेटा है, ठीक है। यह हो गया है कहाँ बेटा साबित किया गया? तो ये साबित किया गया है मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में, ठीक है। कौन साबित किया? तो ये प्लांट का गेल, क्या? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसने साबित किया? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने इसको स्थापित किया, ठीक है ना बेटा। ये इनका पहला है हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? तो क्वेश्चन हमारा ये है, भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से लाभांश के रूप में डैश 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 कितना प्राप्त हुआ? क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार को भारतीय बीमा जीवन निगम LIC से लाभांश के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? LIC बेटा भारत सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई? क्योंकि बेटा भारत सरकार ही LIC बेटा सबसे अधिक पैसा लगाने वाला है। कौन बेटा कितनी प्राप्त हुई है? बेटा ये जो राशि प्राप्त हुई है ये बेटा है 3,662 करोड़ रुपये। कितना बेटा? ये बेटा है 3,662 करोड़ रुपये भारत सरकार बेटा भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्या इसको लाभांश भारत सरकार को ये प्राप्त, कितनी प्राप्त हुआ? 3,662 करोड़ रुपये भारत सरकार को ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखेंगे जैसे क्या करता हमारा है तो क्या चर्चा करते हैं धरना शुरू क्या? तो राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भारत सरकार को 362 करोड़ रुपये की लाभांश दिया जाएगा, जो कंपनी में सबसे बड़ा शेयर धारक तो ध्यान जो LIC बेटा सबसे बड़ा शेयर धारक है बेटा है भारत सरकार, ठीक है। इसलिए भारत कितना दिया जा रहा है? 3,662 करोड़ रुपये भारत को लाभांश के रूप में इसमें दिया, ठीक है बेटा। 27 मई को सार्वजनिक बीमाकर्ता ने 31 मार्च को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए 6 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की बेटा क्या की है? घोषणा किया। कितना किया था? तो 6 रुपये प्रति शेयर की बेटा इन्होंने घोषणा किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमने क्या कहता है हमारा है क्वेश्चन ये है, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रेक्षित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? क्या बता प्रश्न है? स्वदेशी रूप से विकसित, स्वदेशी मतलब भारत में इसको विकसित किया गया, क्या कहा गया? स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका Su-30 Mk फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्या सफलतापूर्वक इसको परीक्षण किया गया है? तो उसका नाम है नोट करेंगे रुद्र AM। क्या बेटा उसका नाम क्या है? रुद्र AM द्वितीय। क्या बेटा उसका नाम क्या है? रुद्र AM द्वितीय बेटा मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है किस द्वारा? Su-30 Mk द्वारा किया गया, ठीक है ना बेटा। अगर बेटा बात करें कि क्या बेटा ये है आकाश से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, ठीक है ना। आओ देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान बेटा। तो बेटा किसने बेटा इसको बेटा DRDO ने किया। बेटा DRDO ने 29 मई 2024 को उड़ीसा में भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या बेटा किया गया है?
परीक्षण किया गया। कहाँ बेटा परीक्षण किया गया? तो इसको उड़ीसा में बेटा परीक्षण किया गया है, ठीक है ना। किसने परीक्षण किया? तो ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया। मिसाइल का नाम क्या है? रुद्र द्वितीय है, ठीक है ना बेटा। रुद्र द्वितीय होता है ये क्या होता है? ये स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित हवा से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली, ठीक है बेटा। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन होता है? उनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामा। क्या बेटा? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा किसका क्या मिसाइल का नाम बेटा? रुद्र द्वितीय है, ठीक है। कहाँ पर परीक्षण किया गया? तो बेटा उड़ीसा में किया गया। कब किया गया? 29 मई 2024 को किया गया है। किसके तहत किया बेटा? CU-30M बेटा 1 प्लेटफॉर्म द्वारा इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उन्हें क्या कहता हमारा है। क्वेश्चन अगला ये है, नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती? क्या प्रश्न है? नई WIPO संधि पहली बार किस प्रमुख पहलू को संबोधित करती है? बेटा उसको संबोधित करती है वो है बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस। क्या प्रश्न है? उत्तर है बौद्धिक संपदा, आनुवांशिकी संसाधनों और परंपरागत ज्ञान के बीच इंटरफेस। ये क्या रहेगा हमारा पहला आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? तो न्यू WIPO का संधि किसी पर किया है? तो उसने किया है बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस के लिए क्या बताइए प्रमुख पहलू को संबोधित किया है, ठीक है ना। और अपना चर्चा कर लेते हैं, देखिए शुरू कर लेते हैं। क्या बता तो 24 मई 2024 क्या था? 24 मई सन 2024 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की सदस्य श्रेणी ने बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों संबंधित परम ज्ञान से संबंधित एक अभूतपूर्वक नई संधि को अपनाया। क्या किया बताइए? इसी नई संधि को हम लोगों ने अपनाया, ठीक से क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसको क्या कहते हैं हमारा है। सर ये है भारतीय पर्वतारोही। क्या मतलब? भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने क्या होता है? क्वेश्चन है सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? क्या प्रश्न है? भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो वो उपलब्धि है सत्यदीप गुप्ता ने हासिल किया है, तो वो उपलब्धि है क्या? एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। क्या होता है? पहले भारतीय व्यक्ति बने। क्या बेटा? सत्यदीप उत्तर बेटा क्या किया है बेटा? तो इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की। क्या होता कि 1 सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने वाले बेटा ये भारत के पहले व्यक्ति बने। कौन बेटा बने? वो बने हैं सत्यदीप गुप्ता ने बने हैं, ठीक बेटा। गौर करेंगे, आओ चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सत्यदीप गुप्ता के बारे में देख लेते हैं। क्या करते हैं? तब भारतीय पर्वतारोही कौन? सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में 2 बार क्या था? सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्सव पर चढ़ने वाले क्या बने बेटा? ये पहले भारतीय व्यक्ति बने। कौन बेटा? सत्यदीप गुप्ता ने बेटा एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट बेटा क्या 2 बार माउंट लोहोत्सव बेटा चढ़ने वाले भारत की पहले व्यक्ति, ठीक है बेटा। गुप्ता बेटा माउंट एवरेस्ट से माउंट लोहोत्सव तक कितने मिले बेटा? 11 घंटे और 15 मिनट। क्या बेटा? 11 घंटे और 15 मिनट यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर एक रिकॉर्ड बनाया। क्या बेटा? इन्होंने माउंट एवरेस्ट का माउंट लोहोत्सव तक 11 घंटे 15 मिनट का अपनी यात्रा को पूरी कर दिया था, ठीक है। क्या बेटे? ये भी इनका एक रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड है? तो ये सत्यदीप गुप्ता का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहते हमारा है। हमारा ये है सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक क्या बेटा? 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस सेना का प्रमुख का नाम क्या था? सरकार ने थल सेना प्रमुख को बेटा इनका क्या थल सेना प्रमुख बेटा इनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्या कितना कर दिया गया? 30 मई था कितना कर दिया? 30 जून 2024 तक कर दिया गया है बेटा। जो इस सेना के प्रमुख उनका नाम क्या है बेटा? उनका नाम है बेटा जो थल सेना के प्रमुख है उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। क्या बेटा? उनका नाम बेटा है जनरल मनोज पांडे। क्या बेटा? जनरल मनोज पांडे बेटा थल सेना प्रमुख के प्रमुख। क्या बेटा? थल सेना का प्रमुख है कौन सा है? उनका नाम है जनरल मनोज पांडे का। इनका जो कार्यकाल था वो 1 महीना उनको बढ़ा दिया गया। कितना हो गया है? 30 जून 2024 तक हो गया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, देखो थोड़ा से बेटा। जो कैबिनेट नियुक्ति समिति ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के लिए 1 महीने तक क्या विस्तार की मंजूरी दे दी गई है। उनकी सेवा उनकी समान सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी बेटा? 31 मई से बढ़ा कितना कर दिया गया है? 30 जून तक बेटा बढ़ा दी गई है। जनरल मनोज पांडे को 30 अप्रैल 2022 क्या बेटा
30 अप्रैल 2022 को बेटा सेना प्रमुख के रूप में क्या बेटा इनको दिया गया था, इनको नियुक्त किया गया था। बात बेटा जनरल मनोज पांडे कब नियुक्त किया गया था, इनको नियुक्त किया गया था 30 अप्रैल 2022 को नियुक्त किया गया। ठीक है, रिटायरमेंट कब थी तो 31 मई 2024 की थी। तो अब कितना होगा, अब कर दिया गया है इसको 30 जून 2024 कर दिया गया। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा हमारे जो आज के 10 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण बेटा वो हो गए हैं। अब हम लेकिन कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। तो क्या है बेटा गौर करना बेटा, जो पहला विशेष तथ्य वो ये है कि चिदानंद क्या बेटा, चिदानंद नायक द्वारा निर्देशित कौन फिल्म बेटा, सन फ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस, क्या फिल्म का नाम बेटा है सन फ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस। तो कनो क्या नाम पूरा नाम है, तो कनो पूरा नाम क्या है सन फ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस। तो कनो बेटा ने 77वें क्या था 77वें कांस बेटा फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए बेटा कांस ला स्नेह पुरस्कार जीता। कौन जीता है, पहले जीता है, पहले जीता है कांस ला स्नेह पुरस्कार जीता है बेटा। इस पुरस्कार घोषणा कब के बेटा पुरस्कार घोषणा 23 मई 2024 को की गई थी। बेटा किस फिल्म जीता है, तो बेटा चिदानंद नायक द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम है सन फ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस। तो कनो बेटा इस 77वें बेटा फिल्म में क्या बेटा इन्होंने लघु फिल्म के लिए बेटा कांस ला स्नेह पुरस्कार कौन लेता है, ला स्नेह पुरस्कार जीता है। ठीक है ना। इस घोषणा क्या की बेटा, इस पुरस्कार घोषणा की गई थी 23 मई 2024 को। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, विशेष पॉइंट जो आज का इंपॉर्टेंट क्या होता है वो ये पॉइंट ये है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की क्या है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक आरती क्या था मतलब ना, उत्तर प्रदेश का बहराइच जिले की 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई 2024 को अमर कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता। क्या देता है बेटा, तो अमर कलोनी महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार इन्होंने जीता बेटा। तो वो 18 वर्षीय पिंक ई रिक्शा चालक बेटा आरती ने क्या देता है बेटा 22 मई 2024 को अमर कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार को जीता। ठीक है, अगला बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है क्या बेटा है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री क्या बेटा, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने की उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। बेटा भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अब तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है बेटा, ये बोइंग स्काईलाइनर विलियम्स और बूच विलोमर की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा। ठीक है को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, तो बोइंग स्टारलाइनर विलियम्स और बूच विलोमर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। ठीक है, मतलब ये तीनों क्या तीनों जाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब ये स्पेस में जाएंगे, वहां पर रहेंगे। ठीक है, क्या बेटा जो भारतीय मूल की थी कौन सुनीता विलियम्स का ये तीसरी बार का अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली। ठीक है ना। इस प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार बेटा आज की जो करंट अफेयर क्लास थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। और बेटा करंट अफेयर क्लास जो विशेष तथ्य प्रश्न रखे थे हमने वो भी करा दिया है। बाकी हम कल से आप सभी से फिर मिलेंगे। आप सबसे की विनती, आप वीडियो के 1 से 2 बार अवश्य देख सका, बेटा हर क्वेश्चन को उत्तर आपको आसानी से याद जाए। बाकी बेटा आप सभी से जय हिंद जय भारत। कल हम फिर मिलेंगे अपने इसी टाइम से।